नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों के लिहाज से आज कम से कम दो बड़ी खबरें हैं। पहली जम्मू कश्मीर से जुड़ी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आजादी के बाद से चले आ रहे एक बड़े सवाल को हल कर दिया। यह सवाल है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 से जुड़ा। इस अनुच्छेद को हटाने से जुड़ी मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज मुहर लगा दी। एक बहुत बड़ी जीत मोदी सरकार की हुई। जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिहाज से यह बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर सबको चौंकाया है। एक चौंकाने वाला फैसला करते हुए एक बिल्कुल अननोन से चेहरे को राज्य की कमान सौंप दी है। 3 बार के विधायक हैं मोहन यादव, जो बीती सरकार में, पिछली शिवराज सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उनको मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री आज बीजेपी के तमाम विधायकों ने चुन लिया है। इन दोनों ही खबरों पर करेंगे हम विस्तार से बातचीत, लेकिन पहले बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। आज एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने साफ कर दिया कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का जो फैसला किया था वो पूरी तरीके से वैध था, सही था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करें और सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा चुनाव करवा लिए जाएं। फैसले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। फैसले में यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और जम्मू कश्मीर देश के दूसरे राज्यों से अलग नहीं है, विशेष नहीं है। दरअसल 5 अगस्त 2019 के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में जो मुख्य दलीलें थीं, उनमें कहा गया था कि चूंकि अब संविधान सभा नहीं है, इसीलिए अनुच्छेद 370 को नहीं हटाया जा सकता। देश की संसद खुद को जम्मू कश्मीर विधानसभा घोषित नहीं कर सकती है। संविधान सभा समाप्त होते ही अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया है। ये तमाम दलीलें थी याचिकाकर्ताओं की। जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं बांटा जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को आज खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान सभा न होने पर भी राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 को हटाने की शक्ति है। संविधान सभा को राज्य विधानसभा मानना कानून का सही उपयोग नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 370 अपनी प्रकृति से ही अस्थायी था। किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है या नहीं, यह मुद्दा खुला रहेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 अलग अलग फैसले लिखे। हालांकि फैसला सर्वसम्मति से था, पर 3 अलग अलग फैसले लिखे गए। पहला फैसला 3 जजों, जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है, जिसे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसले में अपने लिखा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसीलिए अनुच्छेद 370 हटाने का प्रावधान वैध है। जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों से अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द बहाल करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव होने चाहिए। विधानसभा चुनाव नए परिसीमन के आधार पर हो। विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं रह गया है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 को हटाने का अधिकार था और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना भी वैध कदम था। We have held that all provisions of the Constitution can be applied to Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D. The power under Article 371D can be used to apply one provision, more than one provision, an entire part of the Constitution, or all the provisions of the Constitution, that is the entire Constitution. The provision does not make a distinction between one or all provisions of the Constitution. Non-application of mine cannot be claimed merely because CO 272
applies all provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir in one go. We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. दूसरा फैसला जस्टिस खन्ना ने लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं बाकी जजों की राय से सहमत हूं। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। तीसरा फैसला जस्टिस संजय किशन कौल ने लिखा, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर मुहर तो लगाई ही, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी रेखांकित की जो आम कश्मीरियों के हित के लिहाज से काफी अहम है। जस्टिस कौल ने अपने फैसले में लिखा कि जम्मू कश्मीर से हजारों लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। देश की संप्रभुता, अखंडता खतरे में थी। सेना बुलानी पड़ी। देश ने खतरों का सामना किया। सेना ने अखंडता बनाए रखने का प्रयास किया। राज्य के पुरुषों, महिलाओं, बच्चों ने इसकी कीमत चुकाई। एक पूरी पीढ़ी अविश्वास की भावना के साथ बड़ी हुई। हम मुक्ति के सबसे बड़े दिन के लिए आभारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए निर्णय को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता का शानदार ऐलान है। कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से उस एकता की भावना को मजबूत किया जो एक भारतीय के तौर पर हम सबको सबसे अधिक प्रिय है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की धैर्यवान जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनके अधूरे सपनों को हम पूरा करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि विकास का लाभ सिर्फ आप तक ही नहीं बल्कि हमारे समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचे जो अनुच्छेद 370 की वजह से पीड़ित रहे हैं। आज का फैसला सिर्फ कानूनी नहीं है, ये आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने बयान के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जोरदार स्वागत किया। वो जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर बोल रहे थे। ये विधेयक लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से भी पास हो गए। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने एक बार फिर इस मुद्दे पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का जिक्र कर दिया, जिस पर विपक्षी नेताओं ने फिर ऐतराज जताया। बहुत कुछ कहा है, अभी कहा गया नेहरू के कारण कश्मीर यहां है। नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं। इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी? अभी भी वापस आओ। एक मिनट रिकॉर्ड पर है कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम लिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद जहां बीजेपी समेत कई दलों ने इसका स्वागत किया, वहीं कई नेता और दल ऐसे भी थे जो बेमन से इस स्वीकार करते दिखे और कुछ इससे साफ साफ असहमत दिखे। सुनवाते हैं आपको प्रतिक्रिया। ये जो हुआ है निर्णय, इसका मैं स्वागत करता हूँ, इसलिए कि जब तक ये फैसला नहीं आया था तो हमेशा प्रश्न रहते थे कि वैध है कि नहीं। अब उन्होंने फैसला दे दिया है और बहुत सोच समझ के दिया, उन्होंने एक एक नुक्ता करके उन्होंने दिया, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं एक दो बातें ज़रा कह दूँ जल्दी से। एक तो ये तो उन्होंने जो कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। जो स्टेटहुड से काट के और यूनियन टेरिटरी बनाया गया, वो किसी के गले से नहीं उतर रही है। एक तो वो करना चाहिए, दूसरा चुनाव करने चाहिए। तो मेरी ये इच्छा है कि चुनाव से पहले स्टेट बन जाए। राज्य के लिए चुनाव करने चाहिए, यूनियन टेरिटरी के लिए चुनाव क्यों करें? एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं अवाम के बारे में, मैं ये जानता हूँ कि एक हिस्सा होगा हमारे जम्मू कश्मीर में जो इस निर्णय के ऊपर खुश नहीं होगा, दुखी होगा। उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अब जो परिस्थिति बन गई है उसको बदलने का कोई संभावना नहीं है, इसलिए उसको मान के अब अपनी शक्तियां अगले चुनाव की ओर रखें, बजाय इसके कि इसका विरोध करते रहें। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को दो हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फैसला सुनाया। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। बहुत बहुत बधाई के पत्र है पूरे देश वालों को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर और हम लद्दाख वालों के लिए। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे फैसला जो ऐतिहासिक रहेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश को गारंटी दिया कि धारा 370 हटाना, और हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है देश का अभिन्न अंग पहले था, है और रहेगा, उसको और मजबूत तरीके से इस देश के साथ जो इंटीग्रेशन हुआ था, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया। और जम्मू कश्मीर से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर हमने बात की जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नेता, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद से। हम सुनते हैं क्या कहा। 370 जहाँ तक पार्लियामेंट का संबंध है, पार्लियामेंट ने तो 5 अगस्त 19 को ही इस आर्टिकल को ख़त्म किया था, लेकिन अब उम्मीदें जम्मू कश्मीर की कुछ थी। आर्टिकल 370 और विशेष रूप से 35A जो जम्मू को भी बहुत जिससे असर होता है यहाँ की ज़मीन पर और यहाँ के एम्प्लॉयमेंट पर, और ये कश्मीर को भी, इन दोनों चीज़ों को अगर इकट्ठे मिलाएं 35A और आर्टिकल 370, उम्मीद थी बहुत सारे लोगों की, जम्मू कश्मीर की आवाम की, सभी धर्मों की, कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें कोई फेवरेबल फैसला देगी जम्मू कश्मीर के हक़ में, और विशेष रूप से इसलिए देगी कि किन हालात में जम्मू कश्मीर का एक्सेशन मुल्क के साथ हुआ, किन हालात में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में
और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 370 को जगह दी गई। ये कहना गलत होगा कि 370 एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग थी। वो अगर हम कहेंगे तो फिर हम पूरे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन मार्क करते हैं। जिन लोगों ने पूरे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और वो बड़े बड़े योद्धा थे, फ्रीडम फाइटर्स, उसमें सब इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान का बनाया और उसी में 370 को भी रखा। तो अगर वो ठीक है तो 370 भी ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था। वो तो वक्त बताएगा और एक बहस का मुद्दा है कि टेम्परेरी था या परमानेंट था। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लोग 370 और 35A के साथ जुड़े हुए थे। वो इमोशनली जुड़े हुए थे और कई चीज़ों में नौकरी हमारे रोज़गार से जुड़ा हुआ था, जहाँ सिर्फ रोज़गार जम्मू कश्मीर के लोगों को ही नौकरी मिल सकती थी, या हमारी ज़मीन की कीमत से जुड़ा था कि अगर बाहर के लोग यहाँ ज़मीन खरीदना शुरू करेंगे तो ज़मीन की कीमत और 10 गुना होगी। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी, दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी था, जिससे अब हम वंचित हो गए। मुझे लगता है कि अब सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। तो बीजेपी विरोधी जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के राजनेता, वो इस फैसले का विरोध कर रहे थे। आपको बताएं, आरएसएस ने इस फैसले का स्वागत किया और उनका राष्ट्रीय एकता के लिए ज़रूरी है। आरएसएस के बड़े नेता सुनील लांबेकर, उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। लेकिन अनुच्छेद 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर अब लग चुकी है। इसी तरह बीजेपी के जो 2 बड़े कोर इश्यूज थे, 3 में से वो सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद सॉल्व हो गए हैं। 370 के अलावा राम मंदिर का मामला भी कोर्ट से ही सॉल्व हुआ। अब इस मामले पर बीजेपी आगे और क्या करेगी, बीजेपी के कोर इश्यूज का आगे क्या होने वाला है, हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और हर्षवर्धन त्रिपाठी से। सुनिए उनके रिएक्शंस। भारतीय राजनीति में या कहें कि विश्व राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के तौर पर उभरी है जो अपना एजेंडा खुलकर बताती है, सरकार में आने पर उसे खुलकर लागू करती है। और अभी तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि कई बार जो लगता है कि शायद उसके लिए राजनीतिक तौर पर उतना लाभकारी नहीं हो, उसे भी वो लागू करती है। और आज जो हम नरेंद्र मोदी ब्रांड देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को आज हम देख रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है 4 राज्यों की भाजपा की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी जब बाबरी ढांचा गिरा था। यानी राम के नाम पर 4 राज्यों की भाजपा की सरकार चली गई। उसके बावजूद वो राम मंदिर के अपने एजेंडे से, अपने मुद्दे से हटे नहीं। आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वो बन रहा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, ये नारा संघ से जुड़े हुए लोग लगातार देते थे, भाजपा से जुड़े हुए लोग लगातार देते थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग लगातार देते थे। और आज देखिए कि आज वो 5 अगस्त 2019 को जो खत्म किया, उसके बाद अब सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगा दी। मुझे लगता है कि अब समान नागरिक संहिता की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ने वाली है और वो इसमें संकोच नहीं करती है। शायद यही वजह है कि उसका जो मतदाता है वो उस पर पूरी तरह से भरोसा करता है। और इतना बड़ा जनादेश भारतीय राजनीति में किसी को लगातार मिले, ये कभी नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत लेकर के आई थी, तो वो जो कार्यकाल 5 साल का था, वो एक तरह से उनका शुरुआती कार्यकाल था, जिसमें उन्होंने सारे जो कहते हैं कि लोगों का विश्वास जीता, सारे जो बाधाएं अड़चने थी, जो हिंदुत्व का और संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लागू करने की जो बाधाएं थी, उनको उन्होंने दूर किया। और जब दूसरा कार्यकाल आया 2019 का चुनाव जीतने के बाद, तो उन्होंने वो जो वैचारिक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, हिंदुत्व का एजेंडा है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा है, उसको उन्होंने एक एक करके लागू करना शुरू किया। सबसे पहले ट्रिपल तलाक का कानून पास हुआ, फिर 370 अनुच्छेद 370 जो है उसको हटाया गया, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सही भी ठहराया है। इसके बाद राम मंदिर की दिशा में जो है सुनवाई तेजी से हुई सुप्रीम कोर्ट की, और सरकार ने उसको कोशिश की कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, और जरूरी तथ्य थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो प्रस्तुत हुए। और
राम मंदिर का फैसला आया और राम मंदिर का अब उद्घाटन भी 21 और 22 जनवरी को होने जा रहा है। तो ये 3-4 बड़े काम हुए जो जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के और संघ के एजेंडे में शामिल रहे हैं। अभी कुछ और बाकी है एजेंडे की जहां तक बात है। देखिए, यूसीसी जिसको हम लोग कॉमन सिविल कोड कहते रहे हैं, अब उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है, उसको भी लागू करना है, लेकिन अभी उपयुक्त समय नहीं आया। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में एक सभा में यूसीसी की बात की, लेकिन उसके बाद जब उसको लेकर के तमाम तरह के विवाद शुरू हो गए और तमाम सारे सामाजिक संगठन और समाजों के लोगों ने, आदिवासियों ने और अल्पसंख्यकों ने उस पर अपनी एतराज जाहिर किया, तो उस मामले को थोड़ा सा बैक बर्नर पर कर दिया गया, पीछे कर दिया गया। हालांकि उत्तराखंड की विधानसभा, उत्तराखंड सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट मिल गई है और एक ट्रायल के तौर पर, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तराखंड में उसको लागू किया जाएगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी का मानना है और कहना है। तो ये भी एक उसका एक बड़ा एजेंडा है और हो सकता है कि 2024 के पहले तो वो नहीं होगा, लेकिन 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनती है, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी को विश्वास है, भाजपा को विश्वास है, तो निश्चित रूप से फिर उस एजेंडे की तरफ भी बढ़ेगी बीजेपी। और कश्मीर की इस बड़ी खबर के बाद अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर। छत्तीसगढ़ के बाद आज मध्य प्रदेश में भी नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी आलाकमान ने सबको चौंकाते हुए तमाम पत्रकारों की अटकलों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसे नाम को आगे किया जिसका जिक्र भी कहीं नहीं हो रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये हैं उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव, जिन्हें भोपाल में हुई बीजेपी विधायक दल की आज बैठक में नेता चुना गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर विधायक दल ने सर्वसम्मति से अपनी मुहर लगा दी। मोहन यादव इस बार हैट्रिक मारकर तीसरी बार विधायक बने हैं। वो 2013, 2018 और अब 2023 में विधायक चुनकर पहुंचे हैं। उज्जैन दक्षिण की वो विधायक हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार में वो उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे थे। उनके साथ 2 विधायकों को उप मुख्यमंत्री बनाने का भी फैसला बीजेपी आलाकमान ने किया है। ये हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। जगदीश देवड़ा मलारगढ़ सीट से जीते हैं, जबकि राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से जीते हैं। मोहन यादव के चुने जाने के बाद शिवराज चौहान ने अपना इस्तीफा राज्यपाल मंगू सिंह को सौंप दिया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक साथ कई राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश भी की है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी समुदाय के विष्णुदेव साय को कल मुख्यमंत्री बनाया था, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव के तौर पर एक ओबीसी नेता को चुना। शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी थे, तो ओबीसी को उन्होंने ओबीसी से बदला ताकि किसी भी तरह की और जात में ये भावना ना आए कि किसी अगड़े को या किसी और को बना दिया गया। इसके साथ साथ मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव बहुल इलाकों में बीजेपी ने एक संदेश दिया है कि उसने पिछड़े समुदाय के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। वरना बीजेपी को जो ओबीसी वोट मिल रहा था वो गैर यादव ओबीसी वोट था, ऐसा तमाम चुनावी विश्लेषक मांगते थे। पहली बार एक यादव को मुख्यमंत्री बनाकर, जिसका नाम में यादव है, हालांकि बाबूलाल गौर भी यादव थे, मोहन यादव तो नाम में यादव लिखते हैं। इससे बिहार में जो जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू किए जाने की बीजेपी की जो कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बहुत तेज़ी से जाति गणना की बात उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। मोहन यादव नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। सुनते हैं आज के इस फैसले के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया। हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और
मोदी के मन में एमपी स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ अब सबकी निगाहें राजस्थान की ओर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जारी सस्पेंस अब शायद मंगलवार को खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जयपुर में कल शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इससे पहले विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी की जा सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की रेस में वसुंधरा राजे, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी के साथ कई और नाम भी चल रहे हैं। लेकिन हमने देखा बाकी पिछले 2 राज्यों में जिनके नाम चले वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचे हैं। राजस्थान के लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह समेत 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं जो कल सुबह जयपुर पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्म होती धरती दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी वजह से हो रहा जलवायु परिवर्तन नई मुसीबतों की शक्ल में लगातार पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। इससे निपटने के लिए दुनिया के देश जो सकारात्मक काम कर रहे हैं उनमें भारत का स्थान और भी खास हो गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ जर्मन वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से निपटने के मामले में दुनिया के 63 देशों और यूरोपियन यूनियन में भारत को चौथा सबसे बेहतर देश माना है। द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की 2024 की रैंकिंग में भारत पिछले साल के मुकाबले एक स्थान बेहतर होकर 7वें स्थान पर आ गया है। पहले 3 स्थानों पर कोई देश नहीं है, यानी 1, 2 और 3 इस लायक कोई नहीं है इस रिपोर्ट में कि जिसको टॉप 3 में रखा जाए। इस रिपोर्ट में भारत से ऊपर डेनमार्क चौथे, एस्टोनिया 5वें और फिलीपींस 6ठे स्थान पर है और फिर 7वें स्थान पर भारत का नाम है। दुनिया में प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीन और अमेरिका इस मामले में बहुत ही पीछे है। दुनिया का कोई भी देश पहले 3 स्थानों पर नहीं पहुंच सका है, जिसके लिए वेरी हाई रेटिंग चाहिए। पिछले कुछ सालों से पहले तीनों स्थान लगातार खाली हैं। सीसीपीआई अपनी रैंकिंग में हर देश को 4 वर्गों में आंकता है। ये है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा, एनर्जी यूज यानी ऊर्जा उपभोग और क्लाइमेट पॉलिसी यानी जलवायु नीति। इनके आकलन से यह पता लगता है कि कौन सा देश ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, हरित ऊर्जा, ऊर्जा के इस्तेमाल और जलवायु नीति के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। इस रैंकिंग को तय करने के लिए दुनिया के करीब 450 विशेषज्ञ मिलकर काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा इस्तेमाल के वर्ग में हाई रैंकिंग हासिल की है, जबकि क्लाइमेट पॉलिसी और अक्षय ऊर्जा के वर्ग में मध्यम रैंकिंग हासिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और उसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बाकी देशों के मुकाबले कम है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के क्षेत्र में भारत 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंदर ही रहने की दिशा में बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत सकारात्मक दिशा में है, लेकिन प्रगति इसमें काफी धीमी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब भी अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतें के लिए काफी हद तक कोयले, तेल और गैस पर निर्भर है। इसके बावजूद भारत अपने द्वारा तय लक्ष्य, जिसे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDC) कहा जाता है, उसे हासिल करने और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में लंबी अवधि की नीति के तहत स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रहा है। लेकिन पेरिस समझौते में तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को हरित ऊर्जा की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ना होगा। पेरिस समझौते में दुनिया के देशों ने तय किया था कि जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए वैश्विक औसत तापमान को औद्योगिक युग से ठीक पहले के मुकाबले 2 डिग्री से अधिक नहीं होने देना होगा और बेहतर तो ये होगा कि इसे 1.5 डिग्री से अधिक ना बढ़ने दिया जाए। इसके लिए कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। उन्हीं मोर्चों पर देशों के प्रदर्शन को इस इंडेक्स में आंका जाता है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के साथ LAC पर दशकों से चली आ रही शांति और यथास्थिति तो तोड़ता ही है, दूसरी तरफ भूटान में भी वो जमीन अब हथियाने लगा है। भूटान के जिन इलाकों में वो निर्माण कर रहा है उससे भारत को भी खतरा पैदा होता दिखाई दे रहा है। पेश है इलाके के सैटेलाइट इमेज के आधार पर NDTV की एक खास रिपोर्ट।
ये हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो बताती हैं कि चीन और भूटान के बीच की सीमा के औपचारिक निर्धारण को लेकर चल रही बातचीत के बावजूद चीन ने उत्तरी भूटान के जकारलुंग इलाके में अपने अवैध निर्माण को नहीं रोका है। यहाँ चीन का निर्माण इस तरह का है कि लगता है कि चीन के दावों को मानने के अलावा भूटान के पास कोई और चारा नहीं रहेगा। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली भूटान की पूर्वी सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर है। आप जो यहाँ सैटेलाइट से ली गई तस्वीर देख रहे हैं उसमें जकारलुंग घाटी से उत्तरी भूटान तक के एक हिस्से में चीन की निर्माण गतिविधि साफ नजर आ रही है। आपने अभी चीन की बनाई एक बस्ती देखी और अब आप उसका सड़क नेटवर्क देख सकते हैं और अंत में आपको एक और चीनी बस्ती नजर आएगी। ये जो इलाका है, इस मैप पर हम आपको 4 ऐसे क्षेत्र दिखा सकते हैं जहां चीन ने भूटान में अवैध घुसपैठ किया है और यहां गांव और सैन्य मोर्चे बनाए हैं। अब हम जकारलुंग इलाके को थोड़ा और नज़दीक से देखते हैं। ये जो पीले रंग वाला इलाका है, इसे और गौर से देखेंगे आप यहाँ चीन की सड़कों के जाल को साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीर जो आपको देख रहे हैं ये 2021 अगस्त की है जब चीन ने इस इलाके में घुसपैठ की थी। लेकिन अब देखिए वही इलाका है, अब कैसा दिखता है ये इस तस्वीर से साफ होती है बात। और यहाँ पूरी तरह से निर्माण हो चुका है, 110 से अधिक घर बनाए गए हैं। ये तस्वीर महज 4 दिन पुरानी है। अब आपको एक और उदाहरण दिखाते हैं। आप यहाँ जो देख रहे हैं ये अगस्त 2021 में यहाँ खुदाई की गई और यहाँ एक निर्माणाधीन सड़क भी नजर आ रही है। और ये वही इलाका है और एक और बस्ती जो कि जकारलुंग घाटी में नजर आ रही है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। ये तस्वीर भी महज 4 दिन पुरानी है। जो इलाके हमने आपको अब तक दिखाए हैं वो भूटान जैसे छोटे देश की ज़मीन चीन की तरफ से हथियाए जाने का मामला है और ये चिंताजनक है। अब हम आपको दूसरे इलाके की तरफ ले चलते हैं, डोकलाम का इलाका। और यहाँ जो भारत और चीन के बीच 2017 में 2 महीने तक जो तनावपूर्ण मोर्चेबंदी रही वो ये इलाका उसका गवाह रहा। डोकलाम इलाके को नज़दीक से देखते हैं। इस तस्वीर की बाईं तरफ जो इलाका दिख रहा है वही 2017 में भारत और चीन के बीच इसी इलाके में स्टैंड ऑफ हुआ था। पूर्व की तरफ का ये इलाका सीधे सीधे डोकलाम से लगता है और भारत के लिए यही चिंता का विषय है। अमुचू नदी घाटी जो कि भूटान का इलाका है, यहाँ चीन अब अपना गांव बना रहा है। सीधी बात करें तो चीन अपने इलाके से दक्षिण की ओर घुसपैठ कर अवैध निर्माण कर रहा है। यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा पैदा होता है जिसे भारत कतई मंजूर नहीं कर सकता। यही वो पतला सा गलियारा है जो उत्तर पूर्वी राज्यों को पूरे देश के साथ जोड़ता है। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।